दोस्तों, रीडेवलपमेंट का पागलपन जब आपके सोसाइटी पर छा जाता है तो आपका आवाज़ बंद कर दिया जाता है। यानी जो लोग रीडेवलपमेंट को अपोज़ कर रहे हैं या जो लोग रीडेवलपमेंट के प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं, मैनेजिंग कमेटी के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं या बिल्डर के काम पर सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों का आवाज़ बंद कर दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। ये एक टाइप की राजनीति है। राजनीति सिर्फ अपने बीजेपी सरकार और इंडिया अलायंस इन लोगों के बीच में नहीं होता है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह जहाँ पर चार लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर राजनीति होना निश्चित है। तो राजनीति ये प्रोसेस है जहाँ पर लोग एक मत तैयार करते हैं, एक ओपिनियन तैयार करते हैं। यानी चार लोग हैं लेकिन एक ही ओपिनियन होना चाहिए। अब इस प्रोसेस में कुछ लोगों के आवाज़ बंद किए जाते हैं, दबाए जाते हैं, और कुछ लोगों के आवाज़ एम्पलीफाई किए जाते हैं। कुछ लोगों के आवाज़ डी-लेजिटिमाइज़ किया जाता है कि ये जो बंदा बोलता है ये सही नहीं है, इसकी बात कोई सुनो ही मत, इसको चुप करवाओ, ये बोलेगा तो भी अनसुनी कर दो बात को। तो इस तरह से डी-लेजिटिमाइज़ किया जाता है। रीडेवलपमेंट में ये अक्सर देखा जाता है कि लोगों की आवाज़ बंद करवाई जाती है और उनका जो ओपिनियन होता है, उनके जो सवाल होते हैं, उनके जो लेजिटिमेट कंसर्न्स होते हैं, वो लेजिटिमेट कंसर्न्स को भी वो लोग चुप करवा देते हैं कि भाई तुम बोलो ही मत, तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हारा कोई हक नहीं है सवाल उठाने का। अगर तुम सवाल उठाते हो और तुम्हारी वजह से रीडेवलपमेंट अगर रुक जाएगी तो बिल्डिंग गिर जाएगा और मलबे के नीचे सब लोग दब जाएंगे और इसका दोष तुम्हारे ऊपर होगा। यू विल बी गिल्टी ऑफ दिस, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इस तरह से एक डर का माहौल फैलाया जाता है। या फिर इस तरह से कहा जाता है, अगर बिल्डर छोड़ के भाग गया ना तो उसकी गलती तुम्हारी होगी। अगर बिल्डर रूठ गया, अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया आधे अधूरे में, तो इसका नुकसान सबको होगा और भरपाई तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फैलाए जाते हैं और जो इंसान या जो लोग रीडेवलपमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और वो लोग सवाल उठाते हैं तो इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो चिंतित हैं अपने भविष्य के लिए। वो चिंतित हैं कि अगर हम गलत बिल्डर को चुन रहे हैं तो वो गलत बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएगा और इसका नुकसान हम सबको होगा, मुझे भी होगा, मेरे परिवार वालों को होगा। इस टाइप के कंसर्न को रेज़ करने वाले लोगों को चुप करवाया जाता है ये कह के कि नहीं देखो, जो सबका होगा वो हमारा होगा। ओके, तो तुम अकेले नहीं हो, मैनेजिंग कमेटी वाले भी तुम्हारे साथ ही हैं, उनका भी घर है, उनके भी यही सेम कंसर्न्स हैं, तो वो लोग ध्यान से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो तुम्हें भरोसा रखना चाहिए। ये टाइप से उनका जो बोलना होता है उसे साइलेंस करवाया जाता है। अब इसका इलाज क्या है? व्हाट इज़ द वे टू फाइट अगेंस्ट दिस? सबसे बड़ा इलाज ये है कि आपको भी एक प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। याद रखो दोस्तों, जब आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाते हो या आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जाते हो या कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाते हो, तो आप एक जुडिशियल प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। जुडिशियल प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हो, जुडिशरी को जब आप इन्वॉल्व करते हो, तो जुडिशरी के बहुत सारे फॉल्ट्स भी हैं और वो सारे फॉल्ट्स को आप लोग अपने घर पे बुला रहे हो। जुडिशरी के फॉल्ट्स क्या हैं? एक तो ये है कि जुडिशरी शायद आपको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करता है। आप इंडिविजुअल होम ओनर हो और जो सोसाइटी है वो एक बॉडी कॉरपोरेट है, यानी एक कंपनी की तरह है।
और रीडेवलपमेंट में अक्सर जो एग्रीमेंट होता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, वो सोसाइटी यानी कि ये बॉडी कॉरपोरेट और बिल्डर के बीच में होता है। तो हालांकि आप उस बॉडी कॉरपोरेट के एक शेयर होल्डर हो, लेकिन आप सिर्फ एक शेयर होल्डर हो, तो आपके जो कंसर्न्स हैं उसको जुडिशरी में भी बहुत लेजिटिमेट नहीं मानते हैं। वो इस तरह से कहते हैं, देखो सोसाइटी ने डिसाइड किया है, सोसाइटी का एक प्रोसेस है, जनरल बॉडी मीटिंग्स होते हैं, जनरल बॉडी मीटिंग्स में निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, बाय दिस प्रोसेस दे हैव अराइव्ड एट अ डिसीजन। तो मैं एक आर्गुमेंट की तरह कह रहा हूँ कि सोसाइटी ने अगर एक भिखारी को, रास्ते के भिखारी को भी बिल्डर बना के उसके साथ अग्रीमेंट कर लिया ना, तो जुडिशरी आपके साथ नहीं, सोसाइटी के साथ रहेगी और बिल्डर के साथ रहेगी। यानी आप अगर प्रूव भी कर सकते हो कि ये आदमी लिटरली रास्ते पे भीख मांगता है और मेरे सोसाइटी ने उसके साथ किसी तरह से अग्रीमेंट कर लिया है और इसके साथ हम जा नहीं सकते, ये गलत है, अगर आप ये भी प्रूव करोगे ना, तो भी जुडिशरी का एक आउटलुक जनरल ऐसा है कि नहीं, सोसाइटी ने अग्रीमेंट कर लिया। यानी वो बड़े लकीर के फ़कीर हैं, आप उनके ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं कर सकते हो। आपने अगर प्रूव ये भी कर लिया कि ये जो बिल्डर है वो झूठा आदमी है, वो 10 प्रोजेक्ट्स में फ़ेल हो चुका है और हमारे प्रोजेक्ट में भी फ़ेल होने की पूरी संभावना है, 10 के 10 प्रोजेक्ट्स के लोगों को आप इकट्ठा करोगे और खड़ा भी कर दोगे ना, तो भी जुडिशरी कहेंगे हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके सोसाइटी ने अग्रीमेंट किया है तो आपको इसके साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके सोसाइटी ने एक प्रोसेस से 79A या जो भी वो एक प्रोसेस है, गाइडलाइंस से उन्होंने ये किया है। और फिर अगर आप कहते हो नहीं, 79A गाइडलाइंस को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया है, टेंडर भी उन्होंने इनवाइट नहीं किए थे, किसी तरह से उन्होंने कर दिया है, गलत शलत तरीके से उन्होंने सिलेक्ट किया है, तो भी जुडिशरी का यही होता है, हाँ गलत प्रोसेस ही सही, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वी कैन नॉट सेट इट असाइड। तो इस तरह के बहुत सारे बायसेस हैं जुडिशरी में, जिसके वजह से जुडिशरी आपको यूज़फुल नहीं होता है बिल्डर को अपोज़ करने में या अपने सोसाइटी के रीडेवलपमेंट डिसीजंस को अपोज़ करने में। तो आपको जुडिशरी वाले सॉल्यूशंस नहीं ढूंढने हैं, आपको पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ढूंढना पड़ेगा। जुडिशरी का इस्तेमाल बेशक आप कर सकते हो, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो, मैनेजिंग कमेटी को अगर आप निकलवा सकते हो तो निकलवा दो कि वो इलेक्टेड नहीं है, या जो भी है उनको डिसमिस करवा सकते हो तो कर लो, लेकिन याद रहे कि इट इज़ एन इम्परफेक्ट प्रोसेस। और अगर आपके मैनेजिंग कमेटी वालों को आप निकलवा भी दोगे एक बार, 6 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होगा और पूरी संभावना है कि सेम लोग, सेम टीम दोबारा लौट के आएंगे और अब आपके पास वो विकल्प नहीं रहेगा। तो जुडिशियल सॉल्यूशन से ज़्यादा पॉलिटिकल सॉल्यूशन पर आप वज़न दो। पॉलिटिकल सॉल्यूशन मतलब क्या? पॉलिटिकल सॉल्यूशन मतलब ये, इसके कई सारे स्टेप्स हैं। पॉलिटिकल सॉल्यूशन मतलब आप पहली बात कि लोगों को कन्विंस करो, आप अपने पड़ोसियों को आपके बात पर लेके आओ। अब आप कहोगे नहीं मैं अकेला हूँ मेरे सोसाइटी में और बाकी सब लोग ना ऑलरेडी मुझसे दूर हो गए हैं, और कई बार ऐसे देखा जाता है कि ऐसे ही होता है कि जो इंसान रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है वो अकेला पड़ गया है और लोग उससे दूर हो गए हैं, दूर हट गए हैं, पीछे हट गए हैं। तो ये बात तो सच है, लेकिन फिर भी उसे पॉलिटिकल प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। अब वो कैसे फॉलो करेगा, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ।
कि आप किस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब ये कि आप लोगों को अपनी बात पर लेके आओ। जिस चीज़ को आप मानते हो या जिन चीज़ों को आप मानते हो, उस बात को दिमाग में उतारना पड़ता है लोगों के। अब लोगों के दिमाग में एक बार से नहीं उतरता है। आप कुछ कहोगे तो वो बात लोगों के दिमाग में नहीं उतरता है। पहले तो वो रेजिस्ट करेंगे, वो कहेंगे नहीं ये बात सच नहीं है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, ऐसे कैसे कह सकते हो ये बिल्डर गलत है, ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये बिल्डर ने जो किया है ये गलत है, या ये बिल्डर फेलियर है, फेल्ड बिल्डर है, या फिर ये बिल्डर के पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, या ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये बिल्डर के इरादे सही नहीं है। तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट रहता है और इस रेजिस्टेंस पॉइंट को आप ओवरकम करोगे कैसे? पहली बात कि लोगों के साथ मिलजुल कर मीटिंग करके मिठास के साथ बोलना सीखो। अब आप कहोगे यार क्रिश, मैंने कई बरसों में मेरे नेबर्स के साथ बात नहीं किया है, हमारा रिलेशनशिप खट्टा पहले से हो गया है। तो अगर खट्टा हो गया है ना, तो दिवाली के मिठाई लेके जाओ, हैप्पी न्यू ईयर कहने जाओ, अपने ईगो को आप बाजू में रखते हुए लोगों के साथ मिलो। और मैंने ये काम किया भी है, ज़रूरत पड़ने पे मैंने ये काम भी किया है। कड़वा लगेगा आपको लगेगा यार मैंने इस आदमी से झगड़ा किया था, अब मैं दांत दिखाते हुए उसके घर में एक मिठाई का डब्बा लेके जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा ना ही सही, आप अपने स्वार्थ से ये काम कर रहे हो। ऐसे सोचो कि जो पॉलिटिशियंस इलेक्शन हार जाते हैं, जो एमएलए एमपी आते हैं और आपके यहाँ आके हाथ जोड़ के फूल हार में पहन के जाते हैं और कहते हैं हम जीत जाएंगे, हम इस बार ज़रूर जीतेंगे, और फिर वो हार जाते हैं ना, तो भी वो सेम लोग अगले इलेक्शन में फिर से बेशर्मी के साथ हाथ जोड़कर दोबारा आ जाते हैं कि आपका कीमती वोट हमें चाहिए। तो थोड़ा सा उनसे बेशर्मी सीखो। आप कहोगे बेशर्मी सीखने वाली चीज़ नहीं है, नहीं, ज़रूरत पड़ने पे बेशर्मी भी सीख लेना चाहिए। आप इसको बेशर्मी भले ही कहो, मैं उसको बेशर्मी भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये चालाकी है, ये चतुरता है। और अगर आप चतुर नहीं बन सकते हो तो फिर आपको दुनिया में रहना ही मुश्किल पड़ जाता है। आपको ज़रूरत पड़ने पे चालाकी करने को सीखना ही पड़ेगा। हाथ जोड़ के जाओ, मुस्कुरा के जाओ, अगर कहीं गलती मानना पड़े, किसी चीज़ की गलती मानना पड़े तो कह दो भाई मेरे से गलती हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी, जो भी करना पड़े करो, मुस्कुराओ, लोगों के साथ मिलो, पहले लड्डू बांटो, पेड़े बांटो, जाओ थोड़ा खर्च करो लड्डू पेड़ों पे या ड्राई फ्रूट के स्वीट्स पे। ये करके लोगों के करीब एक बार और हो जाओ, ये पहला काम होगा। आप अगर खुद नहीं कर सकते हो, अपनी पत्नी से कहो कि उसकी पत्नी से मिलकर आए, यानी आप मिस्टर रेवणकर से आप दोस्ती अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो अपनी पत्नी से मिसेस रेवणकर से दोस्ती करवाओ। तो डिप्लोमेसी की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को इन्वॉल्व करो ज़रूरत पड़ने पे, कि आपका बेटा अगर जाके उसके बेटे से मिले और दोस्ती करे और दोस्ती बढ़ाए, जिससे आप एक दूसरे के घर पे आना जाना कर सको, तो ये काम करो, ये आपका ज़रूरत है। ओके, तो अगर आप आइसोलेट हो गए हो तो डिस आइसोलेट हो जाओ, लोगों में मिलो। और मिलते ही शुरू मत हो जाना कि रिडेवलपमेंट ख़राब है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा।
और ये प्रोसेस के लिए समय लगता है, इसलिए पहले से ज़रा दूरदर्शी होके ये काम करो। एकदम लास्ट मिनट में काम करने निकलोगे तो मुश्किल पड़ जाएगा। अब आपका काम होता है 1 से 1 11 होना। 1 और 1 जुड़ते हैं तो 11 होते हैं। अगर आप 10 सवाल पूछ रहे हो, उनमें से 2 या 3 सवाल भी सामने वाले को ठीक लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर अपने पड़ोसी को ये कन्विंस कर सकते हो कि देखो यार, ये बिल्डर इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले रहा है, कम से कम उसका बैलेंस शीट मांगना तो बनता है। और बाकी सब जो भी है, तुम्हारे और मेरे बीच में डिसएग्रीमेंट्स हैं, वो तो छोड़ दो। मैं मानने को तैयार हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बिल्डर से उसके बैलेंस शीट्स तो मांगना चाहिए ना। चलो मानते हैं, कम से कम एक कॉमन मिनिमम एजेंडा पे आप लेके आओ। तो ये हो जाता है कि कम से कम वो एक बात पे आपके साथ आपके साथ में है। तो आप हो गए 1 और 1 11। वो अपोज नहीं कर रहा है, वो रीडेवलपमेंट को अपोज नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन भी नहीं कर रहा है, लेकिन आपको एक पॉइंट पर सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ एक पॉइंट पे आपने एक पॉइंट का सपोर्ट ले लिया। इसी तरह से आप दूसरे बंदे के पास जाओ, मिस्टर सिंह के पास जाओ, मिस्टर पटेल के पास जाओ, मिस्टर खान के पास जाओ, उनसे मिलो और बात फैलेगी कि ये जो आदमी है ये सबके घर पे आके मिल के जा रहा है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये हमसे बात कर रहा है, जो भी होने दो, चलेगा। आपके बारे में गॉसिप फैलेगा, फैलने दो, चलेगा। लेकिन आप जाओ, मिलो, उनके साथ बात करो, उनके बच्चों के साथ बात करो, उनके पत्नी को बोलो, भाभी जो भी है, हमसे जो गलती हुई है हमें माफ़ कर दो वगैरह। और कई बार ऐसे होता है कि पड़ोसी में अगर अनबन भी अगर हुई हो ना, तो दोबारा हम अच्छे एटीट्यूड लेके जाते हैं तो लोग माफ़ ही नहीं करते हैं, वो 1 कदम 2 कदम आगे भी आ जाते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ये मैंने कई बार मेरे ही लाइफ में होते हुए देखा है और मेरे मॉम एंड डैड के लाइफ में होते हुए देखा है। तो कड़वाहट को थूक दो, जो भी अगर पहले का कड़वाहट है उसको थूक दो। आपको सपोर्ट, आपके लिए सपोर्ट जुटाना बहुत ज़रूरी है। तो 1 और 1 आप 11 का पावर लेके आओगे और 3 लोग अगर मिल गए तो 111 हो जाओगे। यानी आपका पावर बहुत बढ़ता है जैसे 1 2 3 4 लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं। अब ऐसे कॉमन मिनिमम एजेंडा पे लेकिन जोड़ो तो सही। लोगों से थोड़ा सा हॉस्टिलिटी कम होना तो आपका पावर बढ़ता है। आपको अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाना है ताकि जब आप जाके मीटिंग में बैठते हो तो आप आइसोलेटेड नहीं हो, आप बिल्कुल पूरी तरह से अकेले नहीं हो, थोड़ा सा एक सपोर्ट है। और जो लोग आपके बिल्कुल कट्टर दुश्मन थे, वो कम से कम आपके तरफ नरमी की नज़र से देखेंगे। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं, क्रिश ये सब मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है, मुझे अब किसी वकील का नंबर दे दो ताकि मैं किसी कोर्ट में चला जाऊं और वहाँ पे लड़ लूँगा। दोस्तों, आपको याद दिलाता हूँ, पहली बात है कि वकील जो हैं, वकील पैसे भी लेते हैं और काम नहीं भी करते आपके। यानी पैसे भी ले लेंगे, फिर हो सकता है वो सामने वाली पार्टी का से भी और पैसे ले लेंगे और पलट जाएंगे, या पैसे लेके आपके काम में इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे। कई सारे प्रॉब्लम्स है वकीलों के, तो वो वकील के प्रॉब्लम्स अगर आप लेने के लिए तैयार हो तो फिर अपने पड़ोसी के प्रॉब्लम्स लेने के लिए और भी तैयारी होनी चाहिए आपके। तो ये पहली बात। दूसरी बात है कि जज जो हैं, जज अगर मन बना लेता है ना, तो इसको पिघलाना करीब करीब नामुमकिन है। जज के मन को बदलना करीब नामुमकिन हो जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर जज ने मन बना लिया है किसी भी बात को लेके, आप सही हो, सामने वाले गलत हैं, उनके पॉइंट्स वीक हैं, लेकिन जज उनके तरफ झुकाव दिखा रहा है, आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा कि आप उसको किसी बात पे कन्विंस कर सको। लेकिन अगर आपके पड़ोसी हैं, आप देखोगे पड़ोसी को कन्विंस करना उतना मुश्किल नहीं है। जज आपको शायद 2-5 मिनट देगा, 10 मिनट देगा बहसबाजी के लिए,
आपके वकील ने अगर पूरा भी ज़ोर लगा दिया तो भी शायद 5 मिनट 10 मिनट में अगर उसने जज का दिमाग नहीं बदल सका तो वो टाइम निकल जाता है, वो कहता है नहीं छोड़ो अभी, चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, जबकि आप अपने पड़ोसियों का मन अगर बदल सकते हो, आपके पास बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम है। अगर कोई वॉक ले रहा है तो आप वॉक लेते लेते उसे मिल लो और साथ में वॉक में उसके साथ में जुड़ जाओ। अगर उस बंदे को बियर का शौक़ है और तुम्हें भी बियर का शौक़ है तो लेके जाओ उसको बियर बार में, बियर पिलाओ यार, मुफ्त में बियर पिलाओ। अगर वो शराब का शौकीन है तो ठीक है यार, आप दोनों शराब जाके पी के आओ, यारी दोस्ती करो। अगर वो चाय और गाठिया का शौकीन है तो लेके जाओ चाय गाठिया खाने के लिए, यारी दोस्ती बढ़ाओ। रीडेवलपमेंट में मैं देखता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग यारी दोस्ती नहीं बढ़ाते हैं, दुश्मनी बढ़ाते हैं और दूर हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। मैंने भी ये किया है, ये गलती मैंने भी करी है। ये गलती को सुधारने को सीखो, किसी तरह से सीखना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है, आपका गरज है। तो आप सुधारने को सीखो, ये पॉलिटिकल प्रोसेस समझ के चलो और समझ के चलो कि आप जो कर रहे हो ये पॉलिटिक्स खेल रहे हो और आप लोगों को जोड़ रहे हो और लोगों को जोड़ जोड़ के अपनी ताकत बना रहे हो, अपना एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो। ये सब करना ज़रूरी हो जाता है। नॉर्मल ज़िंदगी में जब हम फ्लैट्स में रहते हैं तो अड़ोस पड़ोसियों के घर में जाते भी नहीं हैं, पड़ोसी मिलते भी हैं तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब रीडेवलपमेंट की बात आती है ना, तो सिर्फ मीटिंग में मिलना काफ़ी नहीं है, मीटिंग के बाहर उनके घर पे या कहीं और उनको ले जाके बैठो, बात करो, टाइम निकालो। और अगर किसी का पीछा करना पड़े, किसी के पीछे पड़ना पड़े, कोई अपना कीमती वक्त नहीं दे रहा है तो उससे कीमती वक्त किसी तरह से ले लो, उसके पीछे पड़ो, उसको भाई अरे देखो इम्तियाज़ भाई, मैं समझता हूँ कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो लेकिन मुझे आधा घंटा दे दो यार प्लीज़ ना। डॉक्टर छाबरा साहब, डॉक्टर छाबरा आप बहुत बिज़ी हो, आपका प्राइवेट प्रैक्टिस है, मैं सब समझता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप एक मुझे दोपहर के समय या कभी भी आपके फ्री टाइम पे मैं आ जाऊँगा, आप बोलो तो मैं क्लिनिक पे आ जाऊँगा, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्लीज़ यार एक एज अ नेबर एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे समय दो, जाओ बात करो, बी हम्बल। मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ मुश्किल होता है, लेकिन ये करते सीखो। रीडेवलपमेंट को रेजिस्ट अगर करना है, रीडेवलपमेंट को अपोज़ अगर करना है तो ये सब करते सीखोगे ना तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आप अपनी ताकत बढ़ा पाओगे। और यह सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, बहुत छोटा अंतर होता है एक्चुअली। कभी कभी आप देखोगे कि जिस आदमी यानी 4 आदमी थे तब तक आप फेल हो रहे थे, एक 5वां आपके अंदर जुड़ गया और अचानक से गेम बदल गया, बाजी बदल गया, ऐसे हो जाता है। एक मैनेजिंग कमेटी मेंबर डगमगा गया और आपके साइड पे आ गया, मामला बदल गया। और आप अगर सोचते हो कि नहीं मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स कभी भी बदलते नहीं हैं, याद रखो जैसे भी हो लेकिन उनके बीच में भी मतभेद होते हैं और उनके अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, जिनको बाईपास किया जाता है, जिनसे ठीक से ढंग से बात नहीं किया जाता है और वो लोग नाराज़ रहते हैं, नाखुश रहते हैं अपने चेयरमैन सेक्रेटरी से। और अगर आप उनको ज़्यादा भाव दोगे, कोई बात समझाओगे, ह्यूमिलिटी दिखाओगे, हम्बल होके जाओगे ना उनके पास, प्यार मोहब्बत लेके जाओगे ना, सिंसियरिटी लेके जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चापलूसी करो, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ जाओ
मिलो उनको, जो भी पसंदीदा चीज़ है वो लेके जाओ, उनको गिफ्ट दो। ये सब करना पड़ता है, और अगर आप ये सब करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो बदल गया, वो आपके तरफ आ गया। मैनेजिंग कमेटी से 1 या 2 लोग आपके तरफ अगर थोड़ा-सा भी झुकाव बढ़ जाएगा ना, थोड़ा-सा, हल्का-सा भी झुकाव बढ़ जाएगा, पूरा गेम बदल जाता है, बाज़ी पलट जाता है। और आपको पता चलेगा, अरे! जिस चीज़ को मैंने नामुमकिन समझा था, अचानक से माहौल बदल गया। अचानक से लोग बिल्डर के ऊपर सवाल करने लगे, प्रोसेस के ऊपर सवाल करने लगे, सवाल पूछने लगे कि हमारी मैनेजिंग कमेटी ने ये काम कैसे किया, ऐसे कैसे हो गया। जिस चीज़ को लेके बहुत आपको लग रहा था कि यहाँ पे मुझे केस करना पड़ेगा, कोई सुनने को तैयार नहीं है, अचानक से आपको पता चलेगा, अरे नहीं, अब लोग सुनने लगे हैं, अब बात बदल गई, अब माहौल बदल गया। तो इस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर बदल गया ना, थोड़ा सा विश्वास रखो, थोड़ा सा भरोसा रखो प्रोसेस के ऊपर। पॉलिटिकल प्रोसेस में अनलाइक जुडिशियल प्रोसेस जहाँ पे बहुत टाइम लग सकता है, जुडिशियल प्रोसेस एक बहुत हार्ड प्रोसेस है, उसके लाइंस बहुत कड़क है। और अगर जुडिशियल प्रोसेस से आप एक ऑर्डर भी लेके आते हो, उस ऑर्डर का खंडन करने के लिए, उस ऑर्डर को न मानने के लिए ये लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं। अगर बाई चांस अगर आपको ऐसा ऑर्डर मिल गया कि ये बिल्डर को निकाल दो, ये बिल्डर गलत है, अगर ऐसा ऑर्डर मिल भी गया ना, तो ये लोग क्या करेंगे, उसी बिल्डर को बाय द बैकडोर लेके आएंगे, दूसरा पार्टनरशिप बना के उसी बिल्डर को, उसी बंदे को, करसन दास पटेल अगर एक जगह से निकल गया तो वही करसन दास पटेल का भाई या भांजा या कोई आ जाएगा, एक पार्टनरशिप में आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। वो कहेंगे सृष्टि एसोसिएट्स, और सृष्टि एसोसिएट्स के अंदर कौन है, तो पता चलेगा करसन दास पटेल का भांजा है। तो इस तरह से कई बार होता है कि आप अगर जुडिशियल ये लेके आते हो तो उसको सैबोटाज करना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल प्रोसेस में चले जाओ ताकि इट्स अ सॉफ्ट प्रोसेस, इट्स अ जेंटल प्रोसेस, लेकिन बदलाव भी वैसे ही आ जाता है और अचानक से आ जाता है। मेजॉरिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड एन एक्चुअल मेजॉरिटी। कभी कभी व्हाट यू नीड इज़ अ पावरफुल माइनॉरिटी, यू नीड अ माइनॉरिटी, एन इन्फ्लुएंशियल माइनॉरिटी। पावरफुल यानी ब्रूट पावर की ज़रूरत नहीं है, फोर्स टोटल मेजॉरिटी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सामने वाले को इतना दिखना चाहिए कि यार लोग बदलते जा रहे हैं, पहले वो 1 बंदा था, अब फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर अभी 6 हो गए, देखते ही देखते 8 होने जा रहे हैं। अब लोग उनकी बात सुनते हैं, उसको सही समझते हैं, लोग उसको बोलने का मौका दे रहे हैं और सुन रहे हैं और उसके पॉइंट्स में अग्री कर रहे हैं। इतना काफ़ी है कि पूरा मीटिंग का माहौल बदल जाता है, आपके फेवर में आ जाते हैं लोग। तो प्लीज़ रीडेवलपमेंट रेजिस्ट करने में, ये जो मैं कह रहा हूँ रीडेवलपमेंट को रेजिस्ट करने में तो है ही, वैसे बहुत सारे ये सोसाइटी के मामलों में सेम मैकेनिज़्म यूज़ होता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस, अगर पॉलिटिकल प्रोसेस से करोगे तो कई सारे ऐसे काम हैं जो नॉर्मली नहीं हो रहे थे वो हो जाएंगे और आसानी से हो जाएंगे, और लोग आपके साइड पे आते हुए दिखेंगे तो मामला बदल जाता है। मैनेजिंग कमेटी वाले खुद सोचने लगते हैं, नहीं शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। पहले वो एक अकेला था, आइसोलेटेड था, चुप रहता था, उसको चुप करवा सकते थे, ज़ोर से डांट के इंसल्ट करके उसको चुप करवा देते थे। अब वो इन्फ्लुएंशियल होते जा रहा है, प्रभावशाली होते जा रहा है, मीटिंग्स में आता है तो चूहे की तरह नहीं आता है, लोग उसकी बात मानते हैं, लोग उसकी बात सुन रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं। तो शायद हमने गलती कर दी, ऐसे वो मानने को तैयार हो जाते हैं। तो कई बार, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, दिस इज़ अ सॉफ्ट प्रोसेस, दिस इज़ नॉट, ऐसा नहीं है श्योर शॉट यही होगा ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है। बट कई बार ये काम करने से आपका
जो भी आप करना चाहते हो वो इजी हो जाएगा या पॉसिबल हो जाएगा, और आप जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।